नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 8। इसका मतलब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल नंबर 8 और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने आते हैं, 1 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं, MCQs टाइप आते हैं ये। और इनमें फर्स्ट देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। 144 एक संख्या है और दूसरी संख्या दे रखी है 198। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको HCF ज्ञात करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HCF में जो गुणनखंड होते हैं उनकी छोटी घातें लिखते हैं ना, सेम संख्या जो होती है उसकी छोटी घात। पहले तो यहाँ ध्यान से देखो, 144 का अगर आप गुणनखंड करते हो तो इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर कितना आएगा 72, फिर 2 का करेंगे तो 36, 2 का करेंगे तो 18, 2 का करेंगे तो 9, और 9 को लिखूंगा मैं 3 गुणा 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 2। 198 में अगर आप 2 का भाग करते हो तो 99 आता है, फिर 99 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाता है 33 बार, और 33 में फिर 3 का 11 बार। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 11। तो ध्यान से देखो, अगर आपसे ये पूछा है कि HCF जिसे हम मैथ से बोलते हैं और ये ज्ञात करना है, तो सेम संख्याओं की आपको छोटी घात लिखनी है। यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 और इसमें कितनी है 4, तो छोटी कौन सी हुई, 1 पावर हो गई। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, ये दोनों सेम है तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो एक बार लिख दो। यहाँ 11 है पर 11 ऊपर नहीं है इसलिए 11 नहीं लिखेंगे, तो ये आएगा 2 गुणा 9, तो कितना आएगा 18। तो सिंपल था, एक ऑप्शन में ये आपको 18 आंसर मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन में। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिख रखा है, एक बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस k, और आगे लिखा हुआ है कि इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसका जो एक शून्यक है, आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, बात शून्यक की चल रही है तो बहुपद का मान कितना होता है 0। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ शून्यकों की जो मानक समीकरण है उसको इसके नीचे कंपैरिजन करने के लिए लिखूंगा, तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1। एक बार मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है मानक समीकरण। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 1 है, पर इसमें 3 है। अब इस 3 को हटाने के लिए 3 का भाग करेंगे, तो यहाँ 3 का भाग करने से 3 कटेगा, इसमें 3 का भाग करेंगे तो 8/3x, और इसमें आएगा k/3 और बराबर 0। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपको, तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। इसमें ये दे रखा है कि एक शून्यक जिसे हम अल्फा मान रहे हैं, अगर मैं उसको मान लेता हूँ अल्फा का है ना, कुछ मान लेते हैं x मान लिया, तथा दूसरा जो होता है उसे हम बीटा लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x, ठीक है। ये देखिए दूसरा जो व्युत्क्रम है वो पहले का क्या है, व्युत्क्रम है। अब यहाँ से आपको k का मान निकालना है, तो बताइए अगर इन दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं तो k/3 के सामने कौन है। अगर मैं लिखूं अल्फा इंटू बीटा तो सामने क्या आएगा k/3। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा। बेटा ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनका मान तो दिया हुआ है x और 1/x, लेकिन यहाँ लिखने से वो कटेंगे नहीं और गुणा में लिखने से कटेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ इसके सामने कहाँ लिखा हुआ है k, तो हमें k निकालना है तो आपको k/3 के सामने देखना है, तुलना करनी है, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा का मान x है और बीटा का कितना है 1/x है, बराबर k/3। तो x से x कट गया, 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, बस इतना ही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये भी अलजेब्रा का ही है। इसमें दे रखा है यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म, आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए रेखिक समीकरण का युग्म होता कैसा। जिस समीकरण में चर की पावर 1 होती है ना, वो होता है रेखिक समीकरण। सामने कुछ भी हो सकता है, ये रेखिक समीकरण है जिसमें x और y की पावर कितनी होनी चाहिए 1।
आगे लिखा है कोई युग्म संगत है, कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से देख लेना। फर्स्ट टाइप होता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, इस कंडीशन में अगर दो रेखाएं इस प्रकार है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अगर इस प्रकार दो समीकरण आती है तो यहाँ से अगर इनके गुणांकों की हम तुलना करते हैं तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब ये क्या हुआ, संगत। ठीक है, और इसका जो टाइप है वो है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर मैं ये लिखूं a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तो इसमें एक लाइन पर ही दूसरी लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। और ये भी क्या होती है, संगत। संगत का मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस कंडीशन में वो लाइन एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, तो वो है संगत होगा। अब इसने आपसे पूछा है कि संगत है ना, बोला क्या है कि संगत है तो आलेख की रेखाएं हो सकती है। तो आलेख की रेखाएं या तो समपाती हो सकती है या फिर वो होगी प्रतिच्छेदी। देखिए संगत, इसमें भी तो संगत है और इसमें भी संगत है, तो संगत के लिए कितने प्रकार की रेखाएं हो सकती है, या तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या फिर वो समपाती रेखाएं होंगी। क्योंकि असंगत का अगर वो बोलता आपसे, अगर असंगत का पूछता तो रेखाएं कौन सी होंगी फिर, समांतर। लेकिन इसने पूछा आपसे संगत का है तो फिर ये प्रतिच्छेदी और समपाती होगा। तो ऑप्शन होगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4। नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिख रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें भी 3 टाइप होते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल 0 है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है a नॉट इक्वल 0। अब ये भी बताऊंगा a नॉट इक्वल 0 क्यों दिया हुआ है। और इसमें ये बोला गया है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। वास्तविक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, काल्पनिक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूल काल्पनिक है, तो एक बार है ना थोड़ा सा अलग से समझते हैं। b² माइनस 4ac का मान 0 हो सकता है, b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो सकता है। तो ये दोनों वास्तविक में आते हैं, ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली वास्तविक के लिए होती है और ये होती है काल्पनिक के लिए, ये काल्पनिक के लिए है। तो अगर काल्पनिक है तो मैं ये लिखूंगा b² माइनस 4ac का मान कैसे होगा, लेस देन 0 होगा। अब लेकिन ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, तो ऑप्शन में एक काम किया हुआ है कि ये जो 4ac माइनस का उसको दूसरी तरफ भेज दिया, तो b² लेस देन 4ac, तो ये ऑप्शन है। और ये कौन सा ऑप्शन है 4th का, ये फर्स्ट ही है। ठीक है, पहला ही उत्तर हो गया। अभी मैंने बोला था कि मैं ये बताऊंगा कि a नॉट इक्वल 0 क्यों दिया इसने साथ में, तो इसलिए दिया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम उल्टा काम करते हैं, एक बार 0 रख कर देखते हैं। यहाँ अगर मैं 0 लिखूंगा तो बताइए द्विघात समीकरण बचेगी क्या, नहीं बचेगी। अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो फिर ये जो हम विविक्तिकार वगैरह सब लिख रहे हैं वो द्विघात समीकरण के लिए होता है। तो द्विघात समीकरण खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसने बोला है कि a नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, हालांकि उसका यूज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। अभी क्वेश्चन फर्स्ट ही चल रहा है और उसका 5वां देखिए। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका मतलब a, प्रथम पद क्या होता है a, और अंतिम पद l 45 है। a 5 है और अंतिम पद 45 है। सभी पदों का योग, इसका मतलब Sn वो दे रखा है इसमें 400।
तो आपको ना n निकालना है, पूछा है कितने पद है। तो मुझे ये बताओ Sn का फॉर्मूला आपको आना चाहिए n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, पर कब करते हैं, जब आपके पास a और l हो। n का मान निकाल रहे हैं तो n/2 लिखूंगा मैं। a का मान हमारे पास 5 है, l का मान 45 है, बराबर 400। ध्यान से देखो ये 2 भाग में है तो यहाँ चला जाएगा, तो चलो एक बार यहाँ रहने दो। ये कितना हो गया 45 और 5 कितना हो गया 50, सामने कितना है 400, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटता है 8 बार कटता है, और n बराबर ये 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। तो सिंपल बात ये है कि अगर कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, तो उसके 16 पदों का योग कितना होगा 400। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें लिख रखा है, इसमें ये दिया एक डायग्राम दे रखा है, मैं बना देता हूँ। इसमें एक वृत्त बना रखा है, फिर इस पर 2 स्पर्श रेखाएं भी बना रखी है। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं बना रखी है, और आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है। अंदर यहाँ त्रिज्याएं भी बना रखी है, यहाँ 90 का सिंबल बना रखा है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये कोण पूछा है आपसे। ये O है, यहाँ A लिखा है, यहाँ B है, P है, सॉरी यहाँ P है, और यहाँ पर T है। आपसे ये पूछा गया है POA, कोण POA, ये POO बीच में है तो POA, ये पूछा आपसे ये कोण कितना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये 180 तो यही हो गया ना, 90 और 90 कितना हो गया 180, तो जो बच गया उन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 180। अब ये 60 है तो ये कितना आएगा फिर 120। सिंपल है। इसके बाद में देखिए 7th नंबर, उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, और बाद में आपसे ये पूछा है कि उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। सिंपल बात यह है कि उस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लंबाइयों को जोड़ने पर ही परिमाप आता है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, है ना। अब यहाँ त्रिभुज है तो 3 माप होंगी, चतुर्भुज में 4 होती है, वृत्त में पूरी परिधि होती है। अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और उसी का चल रहा है 7वां। इसमें एक बिंदु के निर्देशांक है 0,4, फिर है 0,0 और लास्ट में है 3,0। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से दूरियां निकालूं तो चलो नाम लिखते हैं A, B और C। पहले A B दूरी निकालते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, x में से x घटाते तो 0 में से 0 घटाऊंगा, है ना, तो 0 ही आएगा, तो उसकी स्क्वायर नहीं करेंगे हम। चलो कर देते हैं 0 की स्क्वायर, प्लस 4 में से अगर 0 घटाऊंगा मैं, मतलब y में से y घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 16, और 16 से कितना आएगा 4 इकाई, कितना आया 4 इकाई, 16 का अंडर रूट 4 होता है। इसी प्रकार अगर मैं AC निकालता हूँ, A से C की दूरी, तो 0 में से 3 को घटाएंगे, 0 में से 3 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, और 4 में से 0 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया अंडर रूट में 25, और 25 का 5 होता है, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। एक दूरी और बच गई ना BC। अब BC में 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 इकाई। आपसे परिमाप पूछा है, क्या पूछा है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इन सभी दूरियों को जोड़ेंगे हम, 4, 5 और 3, 4 + 5 + 3 कितना हो गया 12 इकाई, कितना हो गया 12 इकाई। ऑप्शन ये सही होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें लिख रखा है एक त्रिभुज है पर वो समकोण त्रिभुज है।
एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये भी दे रखा है कि जो समकोण है 90 डिग्री कोण है वो सी पर है, तो मैं यहाँ सी लिख देता हूँ। अगर ये सी है तो यहाँ हम लिखेंगे ए, फिर यहाँ बी। आगे इसमें लिखा है, ये पूछा आपसे कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का मान कितना होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो बताइए ए का और बी का टोटल कितना होगा, 90 ही होगा। अब क्यों होगा वो देखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग तो 180 होता ही है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। अगर आपके पास सी का मान 90 डिग्री है तो ए और बी को हम यहाँ रखेंगे और 90 को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो कितना बचेगा, 90। तो ए प्लस बी 90 आ गया। आपसे ये पूछा है कोस ए प्लस बी, ये पूछा है ना आपसे, तो बताइए ए प्लस बी का मान कितना है, 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। इसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिख रखा है कोस ए, कोस ए के सामने आपको अनुपात दिया हुआ है और पूछा गया आपसे है कोट ए। तो इस प्रकार के रेशियो वाले अगर क्वेश्चन आते हैं, कोस ए दिया हुआ है और इसके सामने लिखा है 12/13, आपसे पूछा गया है कोट ए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको एक जो है ना, जैसे कर्ण, आधार और लंब, इन तीनों में से एक और बच गया ना, वो निकालना होता है। कोस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, होता है आधार और बटे में कर्ण। तो बच गया कौन, लंब। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ये लिखूं कर्ण, तो कर्ण 13 नहीं है, वो 13x लिख सकते हैं हम, क्योंकि 13 तो अनुपात में है। आधार अगर लिखेंगे तो वो कितना होगा, 12x। अब आपको लंब निकालना है, तो ध्यान से देखो, कर्ण स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कर्ण का मान कितना हमारे पास, 13x, तो 13x का स्क्वायर। आधार का मान 12x है तो 12x का स्क्वायर, और यहाँ लिखूंगा मैं लंब स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का x स्क्वायर, और 12 का होता है 144 x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब स्क्वायर को निकालते हैं तो ये 144 को यहाँ भेज दो, तो 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर घटाएंगे तो 25 x स्क्वायर आएगा। हमें लंब निकालना है, ये स्क्वायर देखो मैंने इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ से आएगा 5x। 25 का अंडर रूट 5 होता है और x स्क्वायर का कितना हो गया, x। आपसे जो पूछा गया वो है कोट ए, तो आपको कोट ए का फॉर्मूला आना चाहिए। मुझे ये बताओ टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो बस इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब होगा। तो मुझे ये बताओ आधार कितना है हमारे पास, 12x है, और लंब कितना है, 5x। x कट गया तो बच गया 12/5। अब ये क्वेश्चन में तो चलिए कोट पूछा है, इसमें कुछ भी पूछ लो क्योंकि हमारे पास लंब, कर्ण और आधार सब कुछ है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक्स से है। इसमें माध्यक और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग पूछा है ना। माध्यक और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग, तो थोड़ा सा इसे हल करना पड़ेगा, सीधा नहीं पता चलेगा। यहाँ मैं वर्ग लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, तो ये है 0 से 5, फिर 5 से 10 है, फिर 10 से 15 है, 25 तक है ये, 15 से 20 है, फिर 20 से 25 है। यहाँ अगर बारंबारता लिखते हैं तो इसमें दिया हुआ है 10, 15, 12, 20 और 9। ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कि हम बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग निकालेंगे, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 20 है। तो 20 के सामने देखो ये जो L है ना, ये बहुलक के लिए L है, निम्न सीमा बोला है, हमें L से मतलब नहीं है, निम्न सीमा बोला है। तो निम्न सीमा बताइए, बहुलक वर्ग ये है पूरा, ये पूरा बहुलक वर्ग है, तो इसके निम्न सीमा कितनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो वो कितनी है हमारी, 15 है।
अब आप लोगों को पता है कि माध्यक वर्ग की निकालने के लिए CF निकालना पड़ेगा। तो 10 को पहले डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, ये हो गया 25, इनको 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 37, और ये कितना हो गया 57, और ये यहाँ पे आएगा 66। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये टोटल कितना है 66 है, ये n होता है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 33। अब ये 33 तो खुद तो नहीं है, तो फिर 33 से बड़ी संख्या कौन सी है 37 है, और इसके सामने छोटी सीमा कितनी है 10 है। छोटी सीमा तो यहाँ मैं लिखूंगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और वो कितनी होगी, वो होगी 10। अब देख लेते हैं योग पूछा है या फिर घटाव पूछा है। तो इसमें ये बोला है कि सीमाओं का योग करो, तो इन दोनों को जोड़ना है। योग पूछा आपसे, तो कितना आएगा 10 + 15, तो कितना आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है बंटन का माध्य। ये जब से मैं ये मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूँ 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है बंटन का माध्य तथा माध्यक, माध्य और माध्यक ये दे रखा है 14 और 15। माध्य आपको दे रखा है 14 और माध्यक दे रखा है 15। माध्यक दे रखा है, बहुलक पूछा आपसे, तो इन तीनों से एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला है क्या, ध्यान से देखना। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। तो माध्यक कितना है हमारे पास 15, -2 गुणा माध्य कितना है 14। तो 15 × 45 होता है और 14 दूना 28। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गए 7, और फिर बचेगा 2, सॉरी 1 बचेगा, सॉरी 3 में से 2 घटाने पर 1, तो बहुलक आएगा 17। ऑप्शन हो जाएगा आपका 17वां सही। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 52 ताश की एक गड्डी में से 52 ताशों की, तो ये थोड़ा गलत है, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का न होने की घटना ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। इसने बोला है कि ईंट का इक्का नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एक ताश की गड्डी में ईंट का इक्का एक ही होता है, तो वो खुद एक है, और उसके न होना पूछा है तो वो नहीं होगा, तो फिर कितने पत्ते बच गए 51, है ना। ध्यान से सुन लो, अगर ये बोलता ना ईंट का इक्का होना है, ईंट का इक्का होने की अगर आपसे अनुकूल परिणाम पूछता तो कितने होते हैं, 1 होता है। ईंट का इक्का 1 होता है ना, पर इसने पूछा नहीं, तो नहीं पूछा है, इसका मतलब जो बच गए वो, तो शेष कितने बच गए, शेष 52 में से ये 1 घटा दो ना, कितने आएंगे 51 आएगा इसका आंसर। प्रायिकता नहीं पूछी है, केवल परिणाम पूछे अनुकूल, प्रायिकता नहीं लिखनी है आपको। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड में आप लोगों को पता है रिक्त स्थान आते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 रैखिक समीकरण दे रखी है, और इन 2 रैखिक समीकरणों में एक में P दिया हुआ है ना। एक क्वेश्चन में एक समीकरण में P लिखा हुआ है, और ये पूछे कि अगर इन समीकरणों का कोई हल नहीं है तो P का मान बताओ कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है x + y, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ और सेकंड में फर्स्ट। रिक्त स्थान आते हैं +2 और बराबर 0। दूसरी समीकरण है 4x + py और +8 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। मुझे ये बताओ का कोई हल नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। a1 का मान कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना होता है 1 और b2 का मान कितना है p।
नॉट इक्वल भी लिख देते हैं 2/8। अब ये बराबर नहीं है, हमारे काम का नहीं है, पर p को मैं ऊपर भेजता हूं। 1 से गुणा करेंगे तो p आएगा, और 4 को 1 से गुणा करने पर 4। ये फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम दिया हुआ आपको 5, 7, 9 और 11 का 12वां पद। 12वां पद मतलब A12। आप लोगों को ये पता होना चाहिए 12वें पद का फॉर्मूला होता है A+11D, है ना। यहाँ 12 आता है तो D एक कम आता है। A का मान कितना है 5, और 11 D का मान कितना है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आएगा 5 + 22, तो कितना हो गया 27। 12वां पद कितना आएगा 27। एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, रिक्त स्थान में आपको ऐसे पूरा हल करके नहीं लिखना है, आपको केवल उत्तर लिखना है, वो भी रिक्त स्थान में नंबर लगाकर। अगर इस क्वेश्चन को, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आप ना यहाँ आपकी जो कॉपी होती है ना, एग्जाम में जैसे कॉपियाँ आती है तो यहाँ एक लाइन ऐसे बनी होती है, एक ऊपर होती है, और यहाँ बहुत सारी लाइनें होती है ऐसे। तो यहाँ आप लिखोगे प्रश्न संख्या 2, आपने इस लाइन में फर्स्ट का आंसर लिखना है, या एक बार सामने वाली लाइन खाली छोड़ दो, यहाँ हम फर्स्ट लिखेंगे, या यहाँ लिख देते हो आप, उत्तर लिखते हो, आंसर लिखते हो आप, जो भी है। ये फर्स्ट लिखा। अब फर्स्ट में जो उत्तर है ना वो कौन सा है, पी का मान कितना है 4, ऐसे लिखना है। सेकंड में उत्तर अभी कितना है, A12 का मान कितना है, A12 का मान 27, इस प्रकार लिखना है। ये पूरा हल थोड़ी करना है ना, ये आपको जल्दी जल्दी रफ में करना है, और फाइनली वाई आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अभी 2 कर लिए, तीसरा देखो। तीसरे में एक डायग्राम दिया हुआ है, बना देता हूं मैं। एक डायग्राम दे रखा है, यहां 2 ऐसे समांतर लाइनें बनी हुई है, और इस तरफ भी 2 समांतर रेखाएं बनी हुई है। यहां लिखा हुआ है A डैश और A डैश, और A दे रखा है, A डैश है, यहाँ B है, नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं, यहाँ B3 है और यहाँ B4 है, बीच में यहाँ C डैश है और यहाँ C है। आपसे ये बोला गया है A डैश, B डैश और C डैश, A डैश, B डैश। अब इसमें B डैश लिखा है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई B डैश नहीं है, तो थोड़ा सा ना गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। C डैश, A डैश, फिर B बोला है, ध्यान से देखना, ये B डैश नहीं है, यहाँ से मैं डैश को हटाता हूँ, बुक में लिखा हुआ है पर शायद नहीं होगा यहाँ, क्योंकि B पर डैश है ही नहीं। A डैश, B और C डैश, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज हुआ ये। फिर ध्यान से देखो, फिर इसने लिखा है दूसरा त्रिभुज है ABC, ABC। अब A, B और C, तो ये त्रिभुज होगा। ध्यान से देखना, मैं थोड़ी गहरी लाइन बना देता हूँ, ये त्रिभुज होगा, ये पूरा ये त्रिभुज बनेगा। अब इसमें पूछा है कि, फिर आगे पूछा है रिक्त स्थान, तो ये दोनों समरूप है, दोनों क्या है समरूप। अब समरूपता की थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपके सिलेबस में हट चुका है। मुझे बताइए, ये जो B पर कोण बना हुआ है, B पर जो कोण है यहाँ पर, ये बताइए दोनों त्रिभुजों में नहीं है क्या? छोटे त्रिभुज में भी है और पूरे त्रिभुज में भी है। इस डायग्राम को मैं अलग से और बना देता हूँ, ये इस प्रकार है। यहाँ लिखा हुआ है C डैश, यहाँ C है, यहाँ A है, ये A डैश है और ये B है। आपसे ये बोला गया ये जो छोटा त्रिभुज है ये पूरे त्रिभुज के साथ समरूप है, तो ये है समरूप। समरूपता के लिए 2 कोण बराबर होने चाहिए, बस इतना ही है। तो ये कोण देखिए दोनों त्रिभुजों में है। दूसरी बात, ये जो कोण है ना वो इस कोण के बराबर है। अब क्यों बराबर है? क्योंकि जब लाइनें समानांतर होती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये x है तो ये x होगा, और इस कोण को मैंने y बोला। तो बताइए B पर कोण बना हुआ है वो दोनों त्रिभुजों में है, ये कोण भी देखिए बराबर है, ये दूसरे में और ये पहले वाले त्रिभुज में। अगर एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? समरूप आएगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का रिक्त स्थान कहलाता है। x अक्ष बोला है, इसका मतलब वो y है, और y को हम बोलते हैं कोटि। ध्यान से देख लेना, इसमें ये बोला गया है
कि जो एक्स अक्ष से दूरी होती है, एक्स अक्ष से दूरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये देखिए समझा देता हूं मैं। एक ये बिंदु है और इसकी एक्स अक्ष से दूरी, अब एक्स अक्ष का बोला है तो आपको एक्स अक्ष की तरफ जाना है, पर ये ऊंचाई में है तो ऊंचाई में हमेशा वाई होता है। ये क्या है? ये वाई है। कैसे पता चला? यहाँ देखो, ये वाई नहीं है क्या? अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा? वाई। अब इसने बोला कि आप इसे बोलते क्या हो, तो वाई को हम बोलते हैं कोटि। वाई को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ वाई अक्ष का पूछता ना आपसे, वाई अक्ष से दूरी, वो होता है भुज। वो क्या होता है? भुज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन था फोर्थ दूसरे का, और दूसरे का 5वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री और +1 और भाग में कोस 60 और -1। वो ज़्यादा सिंपल है, कोस 60 का आपको मान आना चाहिए। तो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 और +1 और नीचे आएगा 1/2 -1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो मुझे बताओ 2 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा? 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3/2 और यहाँ आएगा -1/2। 2 से 2 कट गया। अब ये -1/2 क्यों आया है? क्योंकि आधे में से 1 को घटाने पर आधा बचता है, पर वो माइनस का। तो आंसर कितना आएगा? -3। 2 से 2 कट गया, माइनस तो आएगा ही। फिर आगे है लास्ट क्वेश्चन है ये सेकंड का, और आज इस लेक्चर का भी लास्ट ही है। संख्याएं दे रखी है आपको 3, 4, 5, 17 और x, और फिर लिखा हुआ है माध्य 6। इन संख्याओं का जो माध्य है ना वो कितना है? 6। तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा गया है। माध्य का आपको पता है कि सभी को हम जोड़ते हैं, 3 + 4 + 5 + 17 + x। तो कितनी संख्याएं? ये 5 संख्याएं हैं, तो भाग भी कितने का करेंगे? 5 का, बराबर 6। 3 और 4 7 होता है, 7 और 5 12, और 12 और 17 कितना होता है? 29 + x। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23। x बराबर 30 और माइनस ये 29 इस तरफ आ गया, तो कितना आएगा? x का मान 1। ठीक है, तो बस आज इतनी बातें करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो भी बातें बच गई इस पेपर की वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTA स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।